तो आज हम एक मॉडर्न फिजिक्स का जो है नया चैप्टर करेंगे, फुल चैप्टर रिवाइज करेंगे 10 से 15 मिनट के बीच में, ठीक है। नाम है उसका न्यूक्लियाई, ठीक है। बस आप सीरीज़ को फॉलो करो और प्रैक्टिस करते रहें आप, ठीक है। आपका सिलेक्शन 100% होगा। बस बार बार यही सबसे गुजारिश है कि प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। और मेरे वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। चलते हैं न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या है? पहले तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस भैया सेंट्रल वाला जो एटम होता है ना, उसी का पूरा जो ये वाला हिस्सा है वो आपका न्यूक्लियस होता है, सेंटर वाला, ठीक है। तो ये भाई न्यूक्लियस आ गया अपना, ठीक है। अब इसमें क्या है, न्यूक्लियॉन्स जो चीज़ प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। इस न्यूक्लियस इसको बोला गया है। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन, दोनों को मिला के क्या बन गया? एक हाईलाइटर का कलर चेंज करते हैं, हाँ ठीक है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलके बनता है अपना न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स ही अपना दरअसल एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर क्या है? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर एग्जैक्टली अगर देखा जाए, जितना प्रोटॉन का नंबर होता है उतना ही आपका एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर क्या है? ए से रिप्रेजेंट किया है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसी को न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स के बारे में। न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होता है? यानी ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन का नंबर हम एटॉमिक मास नंबर माइनस जेड कर लेंगे, आपका न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा। सिंबल में देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक आपका कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बोरॉन, सोडियम, जो भी है। जेड उसका एटॉमिक नंबर, ए उसका एटॉमिक मास नंबर, इस तरह से लिखा जाता है। आइसोबार देखो क्या होता है? आइसोबार वो चीज़ है जिसमें सेम मास नंबर होता है। आइसोटोप क्या है? तो आइसोटोप जो सेम एटॉमिक नंबर आता है। आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। और हम बात करते हैं मास ऑफ कार्बन एटम की कितना होता है। एक एटम जो होता है ना कार्बन का, उसका मास होता है एक्जैक्टली 1.99 इंटू 10 की पावर -26 kg। एक एटम का है भाई। तो एक AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ ए एक्चुअल मास ऑफ कार्बन जो है उसके बराबर होता है। यानी ये एक्चुअल मास है उसका एक कार्बन का, इसका जो है 1/12 पार्ट जो है एक AMU के बराबर होता है। तो इसका मतलब एक AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU में देखा था 0.0030 के बाद है 55, तो इसका नेग्लिजिबल मास होता है, इसीलिए हटा देते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन 1.0073। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.0086 AMU। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। और 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट जो है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर होती है। एनर्जी जो होता है आइंस्टाइन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू MC का स्क्वायर। 1 AMU मास से जो एनर्जी मिलती है हमें, वो 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी मिलती है। ये भी याद रखना है आपने अच्छे से। न्यूक्लियर साइज़ के बारे में हम सारी बातें देख लेते हैं क्या क्या है। तो न्यूक्लियर साइज़ में हम पढ़ लेते हैं रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू R0 A की पावर क्यूब रूट बोल सकते हो, या 1/3 बोल सकते हो। तो R0 की जो वैल्यू है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर में इसकी हम यूनिट वगैरह डालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? स्फेरिकल शेप है तो 4/3 πr का क्यूब। और यहाँ पे लिख दिया कि भाई जितने ए होंगे यानी जेड नंबर होंगे, एटॉमिक नंबर होगा, उतना डाल दो एटॉमिक मास नंबर। तो वो ए दोनों तरफ से कट जाता है, तो आपका यही आ जाता है। तो देखो 3 ये ऊपर चला गया, तो ये आ गया 3/4 m πr का क्यूब नीचे। अगला न्यूक्लियर फोर्स की जो है कुछ प्रॉपर्टी। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, थोड़ी सी रेंज में काम करती, शॉर्ट रेंज फोर्स है। चार्ज इंडिपेंडेंट है, यानी न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, आपस में हर बार अट्रैक्शन वाला फोर्स ही लगेगा। स्पिन डिपेंडेंट है, अगर पैरेलल स्पिन के एक ही जैसे स्पिन के हैं दोनों तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, एंटी पैरेलल है तो लो यानी कम फोर्स होगा। अगला है नॉन सेंट्रल फोर्स है, यानी कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं लगाना कि इसके सेंटर से इसके सेंटर तक के बीच में ले हुए तब भी आएगा। ये भाई इसके इस कोने से लो चाहे इस कोने से लो, हर जगह से एक ही जैसा फोर्स असर डालेगा, यानी कि नॉन सेंट्रल है। अगला आता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या है इसको ध्यान से समझते हैं। तो जो मास डिफेक्ट है वो डेल्टा M से लिखा जाता है। डेल्टा M इज इक्वल टू, मास डिफेक्ट का मतलब हो गया कमी। जैसे आपका मास नंबर जो है एग्जैक्ट M दिया हुआ है, मास नंबर कोई भी एक, जैसे ऑक्सीजन का ले लो 15.99 होता है, तो यहाँ पे डाल देंगे एग्जैक्ट उसका मास। और यहाँ पे Z इंटू जितने नंबर आप प्रोटॉन आएंगे उसका मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है A - Z मतलब न्यूट्रॉन्स, और इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इनका सम करोगे फिर इसको माइनस करोगे, जो डिफरेंस आएगा ना उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट से एक और फार्मूला बन जाता है पैकिंग फ्रिक्शन का। भैया पैकिंग फ्रिक्शन में क्या पता चलता है कि मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास नंबर, जितना ज़्यादा डिफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा उसका पैकिंग फ्रिक्शन आ जाएगा।
यानी कि जब पैक किया तो इतना डिफेक्ट जो है उसमें जनरेट हुआ, यानी किसके रिस्पेक्ट में, एटॉमिक मास नंबर के। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है ये देख लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी होती है डेल्टा ई बी डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर, यानी बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करके वहाँ पे रखना है न्यूक्लियस के अंदर, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी कि एटॉमिक, हर एक एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग कितना है, तो ए से डिवाइड कर दो तो पर न्यूक्लियॉन आ जाएगा। यहाँ पे ग्राफ है जो मास नंबर यानी एटॉमिक मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बीच में दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो है 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आयरन की है, और ग्राफ को देखो ऊपर इंक्रीज हो रहा है, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर इसके बाद डिक्लाइन हो गया, एक मैक्सिमम लेवल तक जाता है इंक्रीज होते होते, फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाता है। मैक्सिमम वैल्यू जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आयरन की होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। और इसमें याद कर सकते हो कि भैया जो ग्राफ नीचे की तरफ गया है वो लिथियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का गया है, लीनो, ऐसे याद कर सकते हो, लीनो, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, रेडियो एक्टिविटी, जो कि इस चैप्टर की जान है। तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब हो गया न्यूक्लियाई का टूटना, तो उसका न्यूक्लियस जब डैमेज होता है, टूटता है, तो उसी को हम रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। तो किस तरह से टूट सकता है, जैसे इसमें अल्फा डिके होता है। अल्फा डिके कैसे लिखा जाता है, जैसे कोई एटॉमिक मास नंबर है, उसका एटॉमिक मास जो है m है और z जो है उसका प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर है। तो हम अगर इसमें अल्फा डिके करा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, z-2 कम कर देंगे, यानी एटॉमिक नंबर जो है 2 से कम होगा और मास जो है 4 से कम हो जाएगा, क्योंकि एक हीलियम एटम कम हो गया। और यहाँ पे साथ में Q यानी एनर्जी बता रहा है। अगला बीटा डिके। बीटा डिके 2 तरह से होता है, बीटा माइनस और बीटा प्लस। माइनस वाला हो रहा है तो इसको ध्यान से समझो, ए जो है एटॉमिक मास नंबर है, ए जो कोई एलिमेंट है, और इधर मास है, मास से कुछ नहीं कम होगा, बस जेड जो है एटॉमिक नंबर यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ 12 था जेड तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। और यहाँ पे एक साथ में पार्टिकल जनरेट होता है, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को पहचान कर इसको देखकर तुम बता सकते हो कि बीटा नेगेटिव एमिट हुआ है। अच्छा, अगला, अगर बीटा पॉजिटिव वाला एमिशन है तो इसमें क्या होता है, एक भाई डिक्रीज हो रहा है, देखो प्लस में माइनस हो रहा है और माइनस में प्लस हो रहा है, यही उल्टा याद करना है। और यहाँ से न्यूट्रिनो पार्टिकल जनरेट होता है और एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इस वाली चीज़ को देख के ही बोलते हैं बीटा पॉजिटिव एमिट हुआ है। गामा डिके में सिर्फ एनर्जी जनरेट होती है, ए से बी में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक एनर्जी जनरेट हो जाएगी, कोई भी चेंज बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ मास का डिफेक्ट आएगा थोड़ा सा बस। अगला आता है रेडियो एक्टिविटी डिके ला, वो क्या है, कैसे होता है, उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जितने भी एक्टिव न्यूक्लियाई हैं आपके पास इनिशियल अमाउंट में न्यूक्लियाई, वो कितनी तेजी से डिक्रीज हो रहे हैं, माइनस का साइन बता रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिसअपेयर हो रहा है। लैम्डा यानी डिके कांस्टेंट है, ये लैम्डा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी तेज डिके होगा। लैम्डा बताता है कितनी तेज डिके होगा, कितनी स्लो डिके होगा, इसके बारे में। अब इसका एक इंटीग्रेटेड फॉर्म इक्वेशन याद करना है भाई, ये बिल्कुल आपके केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में जो फर्स्ट ऑर्डर है वहाँ से मैच करता है। 2.303 लॉग एन नॉट यानी इनिशियल अमाउंट, एन टी मतलब बचा हुआ अमाउंट जो होगा उस टाइम का, और लैम्डा इंटू टी, लैम्डा यहाँ डिके कांस्टेंट है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक है, ये बहुत कम फार्मूले यूज होते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है, एन डिवाइडेड बाय एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। एन टी है वो अमाउंट, एन जो है कि जिस टाइम भी आपको पता करना है उस वाले टाइम पे कितना बचा हुआ अमाउंट है उसका बताता है डाटा। इसको ऊपर भेज दो तो कुछ इस तरह बन जाता है। अगला देखो, यहाँ लैम्डा में मैंने लिख दिया डिके कांस्टेंट है, एन नॉट एक्टिव न्यूक्लियाई हैं जो इनिशियल में प्रेजेंट थे। देखो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई इधर है ग्राफ में और इधर टाइम है। इस स्टार्टिंग में तो सबसे ज़्यादा होंगे मैक्सिमम, फिर उसके बाद डिक्लाइन हो रहा है, लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा इसको जीरो होने में। डिके हाफ लाइफ का एक फार्मूला है, टी हाफ लाइफ 0.69 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसका शॉर्ट ट्रिक एक और याद रखना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हाफ लाइफ के आपको ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। बचा हुआ अमाउंट एन टी, बचा हुआ अमाउंट इज इक्वल टू एन नॉट इनिशियल अमाउंट 1/2 और टी हाफ, यानी कि ये वाली चीज़ हो जाएगी। अब देखो अगला जो टॉपिक है इसका मीन लाइफ। मीन लाइफ में आपको सीधा सीधा याद रखना है कि भैया जो मीन लाइफ होता है वो किसके बराबर होता है, कैसे होता है, टी इज इक्वल टू यानी टाउ यानी टाइम इज इक्वल टू 1 लैम्डा। लैम्डा क्या है आपका, डिके कांस्टेंट है, उसके के इक्वल होता है 1/, में। यहाँ पे एक और फार्मूला दिया है, ये जो टाइम निकालना है टाउ, टाइम पीरियड ऑफ डिके, टी हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय 0.693। इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है, 1.44 ऑफ टी हाफ का जो है ये आपका आंसर आ जाता है टाइम पीरियड।
अगला आता है एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सबस्टांस का क्या होता है, आर यानी कि एक्टिविटी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस dN/dt इसका फार्मूला आ जाता है। और अगर ऐसे सिंपल फॉर्म में है तो लैम्डा इंटू एन भी आता है। एन मतलब है यहाँ पे एक्टिव न्यूक्लियाई से, एन नॉट लिख के भी ऐसे बोल सकते हो। आर की जो फॉर्म में लिखेंगे आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं। इसकी यूनिट क्या है, 1 बेक्यूरेल इज इक्वल टू 1 डिके पर सेकेंड। मतलब अगर 1 सेकेंड में 1 डिके हुआ तो इसका मतलब 1 बेक्यूरेल। अगर 1 क्यूरी लिखा है तो इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिके पर सेकेंड हो रहा है। यहाँ पे डिके पर सेकेंड की जगह मैं बेक्यूरेल वर्ड भी लिख सकता हूँ, BQ। 1 रदरफोर्ड का मतलब हो गया कि 10 की पावर 6 डिके पर सेकेंड है, पर सेकेंड की जगह फिर से आप यहाँ पे BQ वर्ड डाल सकते हो। एनर्जी ऑफ ए डिके रिएक्शंस की कैसे होती हैं वो भी देख लेते हैं। A से B और C में कन्वर्जन हो गया तो इसकी बताओ एनर्जी कितनी आएगी। तो क्या करना है, प्रोडक्ट की एनर्जी से हमने रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर लेना है। डेल्टा E प्रोडक्ट एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी। अगला जो है, अगर मान लो इन्होंने मास डिफेक्ट दिया हुआ है, दोनों तरफ का हम मास डिफेक्ट लिखेंगे। इस तरफ का टोटल मास, इस तरफ का टोटल मास 931 से मल्टीप्लाई इसको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 931 से मल्टीप्लाई, तो इसका डिफरेंस करते हैं तो यहाँ से भी एनर्जी आ जाएगी। क्रिटिकल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बारे में सुनते हैं, ये क्या चीज़ है। इससे पता चलता है कि रिएक्शन जो है तेज़ होने वाली है, यानी डिके तेज़ होने वाला है या स्लो होने वाला है, उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट एट ए बिगिनिंग ऑफ 1 जनरेशन, एक जनरेशन यानी जब स्टार्ट किया आपने कितने न्यूट्रॉन्स उसके पास थे, फिर उसके बाद उसके प्रीवियस वाले जो बिगिनिंग के प्रीवियस वाली जनरेशन थी उसमें कितने थे। तो अब ऐसा समझ लो, मान लो कि आपने जो अभी करंट में अभी मान लो लेवल नंबर कौन से डिके पे हो, 2 नंबर पे, इसमें जो न्यूट्रॉन जनरेट हैं वो 4 हैं। इसका मतलब है लेवल नंबर 1 में कितने थे, इसके अकॉर्डिंग मान लो यहाँ पे 2 थे, तो ये अपना प्रीवियस वाला हो गया और ये अभी प्रेजेंट वाला हो गया। तो इसका हम अगर रेशियो लेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आता है आपका 1 से ज़्यादा, यानी 2 आ गया आंसर। 1 से ज़्यादा आया तो इसका मतलब के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो ये बताना चाहता है प्रोटॉन ज़्यादा एमिट हो रहे हैं, तो जो एमिशन का रेट है ना, डिके होने का रेट है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाला है। तो इसका मतलब है बिल्कुल ब्लास्ट होने वाला है समझो। तो यहाँ पे वही बात लिखी है, के की वैल्यू अगर 1 आ रही है, एग्जैक्ट बराबर आ रही है, तो इसका मतलब रिमेन्स स्टेडी स्टेट में रिएक्शंस रहेगी। अभी जितनी एनर्जी देता है पहले लेवल में, उसी सेकेंड लेवल में उसी तरह की एनर्जी मिलेगी। के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है रिएक्शन ग्रो हो रही है भाई, बड़ी तेज़ हो रही है, ब्लास्ट बहुत जल्दी बढ़ रहा है, डिके बहुत जल्दी हो रहा है। के की वैल्यू अगर 1 से कम आती है तो रिएक्शन ख़त्म हो रही है या फिर स्लो हो रही है। अब ये आपको चैप्टर देखो पूरा ख़त्म हो गया है। अब हम इसकी एक ताबड़तोड़ PYQ की सीरीज़ लाएंगे, आप उसको भी देखें और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू।